हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका की कंप्यूटर की आज की हमारी क्लास में। तीसरी क्लास है हमारी। 2 क्लासेस ऑलरेडी इसकी हो चुकी हैं और मैं बता दूं आपका इसका जो पीडीएफ है, आपको जो क्लास होगी उसका पीडीएफ अगले दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपका डे बाय डे मिलता रहेगा, एक बार नहीं आएगा। जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी उसका पीडीएफ आपको, आज जो क्लास है उसका पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे आपको मिलेगा और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और चैनल पे भी लगा हुआ है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा, यानी विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ENIAC था, UNIAVC था, या EDVAC था, या IBM PC था। तो आपका जो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था आपका ENIAC था। ठीक है, कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा ENIAC। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको क्या कहते हैं, व्यापक रूप से सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, जिसे जो फर्स्ट टाइम किया था 1940 के दशक में विकसित किया गया था। इसीलिए क्या है, पहला आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका माना जाता है। किस दशक में आया था, तो 1940 के दशक में आया था, और ये इसका फुल फॉर्म है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर है, या यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक है, यूनिक रिसोर्सेस लोकेटर है, या यूज़र रेफरेंस लोकेशन है। तो जो आपका URL होता है, URL का फुल फॉर्म जो होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ कॉपी वगैरह करते हैं तो उसमें आपका URL आता है। ठीक है, तो वो जो URL होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, यानी उस URL का एक जो आपका कुछ भी आप कॉपी वगैरह करते हैं तो जो आपका URL होता है वो एक ही होता है। ठीक है, और उसी URL से आप कोई भी मतलब जहाँ से भी वो अगर उस URL पे खोजेंगे तो वो आपका जो जिसका है वो ही URL आपका खुलता है। जैसे इस चैनल का एक URL है, या आपको जो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक दिया गया है वो भी क्या है, एक URL है आपका। ठीक है, तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर होता है। ठीक है, इसको नोट करते हुए चलिएगा अपनी कॉपी में। URL वह पता होता है जिसका उपयोग वेब पर किसी विशिष्ट संसाधन यानी रिसोर्स, जैसे कि एक वेब पेज की पहचान करने के लिए किया जाता है। जैसे चैनल का लिंक है, तो जैसे ही आप चैनल का लिंक किसी भी ब्राउज़र से आप खोलेंगे तो जहाँ जैसे उस URL पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट चैनल के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वही होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफ़र को कौन नियंत्रित करता है, यानी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है उसके बीच जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, यानी विच कंट्रोल्स द डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो CPU कंट्रोल करता है, रैम कंट्रोल करता है, I/O कंट्रोलर है, या हार्ड ड्राइव होता है। तो ये जो होता है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है कौन कंट्रोल करता है, तो I और O जो है कंट्रोलर करता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट इसका मतलब ही है, I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट होता है। तो कंट्रोलर या ट्रांसफ़र यानी CPU और विभिन्न पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर के बीच डेटा के समन्वय और स्थानांतरण का प्रबंधन करने का काम ये करता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है इसी का कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन यानी JPG, PDF, डॉक्स क्या दर्शाता है। तो यानी व्हाट डज अ फाइल एक्सटेंशन JPG, PDF, डॉक्स इंडिकेट्स, क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो फाइल का आकार यानी फाइल की साइज बताते हैं, या फाइल क्रिएट करते हैं यानी फाइल का निर्माण करता होते हैं, या फाइल का प्रकार यानी टाइप या फॉर्मेट बताते हैं, या फाइल की सुरक्षा सेटिंग को बताते हैं। तो जो आपका JPG, PDF या डॉक्स जो भी है ये क्या दर्शाता है आपका, तो फाइल के प्रकार बताते हैं, यानी टाइप्स बताते हैं, या फॉर्मेट बताते हैं कि किस फॉर्मेट में आपका PDF या आपका जो फाइल है किस फॉर्मेट में, PDF में है, JPG में है, या डॉक्स में है। आपको पता है कि PDF वगैरह जो होती है उसमें क्या होता है कि आप एडिट नहीं कर सकते हैं, डॉक्स में क्या होता है आप एडिट कर सकते हैं, फिर JPG जो होता है वो अलग फाइल होती है आपकी। तो ये फाइल के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो C होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा।
कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन जैसे टेक्स्ट या MP3 या exe यह निर्धारित करता है कि फाइल किस प्रकार की है और इसे खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग आपको पता है कि सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। जैसे डॉक्स वगैरह खोलने के लिए आप क्या करते हैं कि MS वर्ड का यूज़ करते हैं। PDF के लिए आप PDF रीडर, फाइल एक्सटेंशन जो होता है आपका जैसे टेक्स्ट हो गया, MP3 हो गया या exe हो गया, यह निर्धारित करता है कि फाइल किस प्रकार की है और इसे खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे अलग अलग जो फाइल्स होती है अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किया था। आपको PDF खोलने के लिए जो PDF रीडर्स होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, और जैसे डॉक्स वगैरह अगर खोलना है, एडिट करना है, तो उसके लिए आप MS ऑफिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो फाइल्स होती हैं अलग अलग उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं आपके। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का तात्पर्य क्या है, यानी व्हाट डज द क्लाउड रेफर्स टू इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो वास्तविक बदलाव यानी एक्चुअल क्लाउड्स को बताते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर डेटा और सेवाओं तक पहुंच को बतलाते हैं। यह केवल मोबाइल डेटा स्टोरेज है या एक नई प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसमें जो क्लाउड का तात्पर्य होता है वो होता है इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर डेटा और सेवाओं तक पहुंच, यानी जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, कोई डेटा वगैरह या जो भी आप सर्विस लेते हैं, सेवाओं तक पहुंच प्रदान कराता है। तो ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ही होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है कि इंटरनेट पर स्थित रिमोट सर्वर पर डेटा, सॉफ्टवेयर या सेवाओं को होस्ट करना ताकि उपयोगकर्ता उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सके। ठीक है, कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र हो गया या आपका गूगल हो गया या अन्य भी बहुत सारे जो ब्राउज़र होते हैं उसका यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डेसिमल संख्या प्रणाली का आधार यानी बेस क्या होता है, यानी व्हाट इज द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो 1 होता है, 2 होता है, 8 होता है या 10 होता है। जो डेसिमल का मतलब ये होता है उसका जो आधार संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, डेसिमल का जो आधार संख्या प्रणाली होती है वो कितनी होती है, तो 10 होती है। डेसिमल जिसमें आधार 10 से भी है, प्रणाली में 0 से 9 तक 10 अंकों का उपयोग होता है, और बाइनरी का आधार 2 होता है। आपको बाइनरी की क्लास में मैंने बताया था कि 0 और 1 जो इसी के माध्यम से आपका बाइनरी जो है चलता है। ठीक है, तो बाइनरी का तो 2 आधार होता है, और ऑक्टल का आधार कितना होता है, तो ऑक्टल में 8 आधार होते हैं। ठीक है, डेसिमल में 10 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाइनरी में आपके 2 होते हैं, 2 कौन कौन से होते हैं, तो 0 और 1 होते हैं, 0 और 1 होते हैं। और जो आपका ऑक्टल होता है उसका जो आधार संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। तो ये ध्यान रखना है, तीनों का अलग अलग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम को तेजी से बूस्ट करना होता है, या वायरस और अन्य मेलवेयर को स्कैन करना, पहचानना और हटाना होता है। दूसरा कह रहा है कि हार्ड डिस्क को डिफ्रेमेट करना या ईमेल भेजना होता है। तो आपका जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वायरस और अन्य मेलवेयर को स्कैन करना, पहचानना और उसे हटाना होता है। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आपको पता है कि एंटीवायरस आप डलवाते हैं। ठीक है, ताकि आपके कंप्यूटर में कोई भी जो वायरस वगैरह ना आए। वायरस वगैरह होने से क्या होता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप जो होता है बहुत ज़्यादा हैंग करता है, अच्छे से फंक्शन जो होता है उसका वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करा जाता है कि एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो डलाया जाता है इसमें। एंटीवायरस प्रोग्राम मेलवेयर की पहचान करने और उन्हें सिस्टम फाइलों को नुकसान पहुंचाने से पहले रोकने या हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो भी आपकी फाइल्स वगैरह हैं वो क्रैश ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में क्या करते हैं, एंटीवायरस जो मेलवेयर होता है इसको डलवाते हैं। अभी तो फ़ोन में भी एंटीवायरस के जो टाइप्स आ गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में हब का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हब इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आने वाले डेटा पैकेज को बुद्धिमानी से सही गंतव्य पर रूट करना, या आने वाले डेटा को सभी जुड़े हुए पोर्ट्स पर प्रसारित यानी ब्रॉडकास्ट करना, या डेटा को एनक्रिप्ट करना या नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो जो हब होता है वो उसका काम क्या होता है, तो आने वाले डेटा को सभी जुड़े हुए पोर्ट्स पर प्रसारित करना यानी ब्रॉडकास्ट कराने का काम ये क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क में हब का काम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हब का क्या काम है। ठीक है, कह रहा है कि हब एक सरल उपकरण है जो एक पोर्ट पर प्राप्त डेटा को बिना जाने कि
जाने कि वह किसके लिए है, नेटवर्क से जुड़े सभी अन्य उपकरणों को भेजता है और यह स्विच की तुलना में कब कुशल होता है। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन भेजने का काम करता है बेसिकली, जो यूज़ करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। कह रहा है कि Ctrl+S कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि अगर अपने कंप्यूटर चलाए या लैपटॉप चलाते हैं तो Ctrl+S किस लिए दबाते हैं, सेव करने के लिए, ठीक है। ये फाइल को क्या करना है, Ctrl+S जो होता है आपका फाइल को सेव करने के लिए होता है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन भी होगा, फाइल को सहेजना यानी सेव करने के लिए होता है। और Ctrl+C जो होता है आपका कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होता है, Ctrl+P जो आप डालते हैं वो प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। तो ये जो होता है आपकी बहुत सारी फाइल होती है, Ctrl+A जब ओ डालते हैं तो ओपन कोई फाइल होती है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, आपको पता भी होगा, अगर आपने चलाया नहीं पता होगा तो आने वाले क्लासेस में पता चल जाएगा। Ctrl+A एक सार्वभौमिक शॉर्टकट है जिसका उपयोग वर्तमान में जुड़े हुए दस्तावेजों या फाइलों को डिस्क पर सहेजने या सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की किस प्रकार की पीढ़ी में किया गया था। वैक्यूम जो ट्यूब है आपका कंप्यूटर की किस प्रकार की पीढ़ी में किया गया था, यानी इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर वैक्यूम ट्यूब यूज्ड। तो पहली पीढ़ी में किया गया था, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में किया गया था। तो आपको पता है जो वैक्यूम ट्यूब है आपका पहली पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। वैक्यूम जो ट्यूब है आपका पहली पीढ़ी में किया गया था। अब आपको बताना है कि कल की क्लास में आपने देखा था कि दूसरी पीढ़ी में कौन सा ट्यूब यूज़ किया जाता है। तो कमेंट में बताइएगा कि दूसरी पीढ़ी में कौन सा ट्यूब यूज़ किया जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि पहली पीढ़ी जो लगभग 1940 से लेकर 1956 के कंप्यूटर वाले मुख्य प्रोसेसिंग तत्व के रूप में बड़े और बिजली की खपत करने वाले वैक्यूम ट्यूब पर निर्भर थे। तो फर्स्ट पीढ़ी में ये जो है आपका वैक्यूम ट्यूब जुड़ा हुआ है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सेकंड जो पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में कौन सा ट्यूब आता है आपका, ठीक है। सेकंड जनरेशन का आपको बताना है। तो ये आज की हमारी क्लास रही। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।